हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। पहले हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर जानेंगे, देन उसके बाद में रिडक्शन के बेसिस पर जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें जो कि आपका हाइड्रेट हो, यानी कि जिसमें वाटर हो विद कार्बन, तो ये आपका हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोला जा सकता है। अब अगर इसको हम जनरली फॉर्मुलेट करें तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं CxH2O y। यहाँ पर X जो है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कार्बन की एटॉमिक है, और जो ये मॉलिक्यूलर सिटी है जो आपकी H2O है, यहाँ पर इसका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स Y है। तो अगर ये इस तरह से इसको लिखें तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको जनरली हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो आपका CxH2O y है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी डिस्प्यूटेड हैं जिनके बेसिस पर हम ये जो आपका जनरल फार्मूला है इसको डेफिनेशन टर्म्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न आपको बता दें। देखिए, ये जो आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये भी आपका इस फॉर्मेट में फिट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको हम CH3COOH को इस तरह से लिख दें, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर जैसे H4O2 लिखा है, अगर इसको हम H2O में कन्वर्ट करते हैं तो H2O का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है। तो ये जो आपका CH3COOH है, इसको ऐसे कंडेंस फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें से जो आपका कार्बन है इसको ऐसे लिख दें C2, और H2O का जो यहाँ पे लिखा है H4O2, इसको अगर हम होल ट्वाइस लिख दें तो यहाँ देखिए 2 2 4, यानी कि H4 हो गया। और यहाँ पर H2O लिखा है, O के पास में यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 2 2, यानी कि ये आपका सही है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपका जनरल फॉर्मूला है इसको हम डेफिनेशन टर्म्स में इसलिए नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इस जनरल फॉर्मूले में एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं, बट वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे आपका ये एसिटिक एसिड था, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, ये एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है COOH। ठीक है, तो ये जो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड है, न कि आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर ये इसलिए ऐसा बता रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है ये एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाता है, और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कि आपका पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, यानी कि एल्कोहलिक OH ग्रुप। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सिंपल यूनिट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि जो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हैं, जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं, वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू सिंपल यूनिट्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 चीज़ें और भी आती हैं कि कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो शुगर होते हैं, ठीक है, कुछ आपके नॉन शुगर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो आपके टेस्ट में स्वीट होते हैं, जो मीठे होते हैं, उन्हें हम शुगर बोलते हैं, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं वो आपके नॉन शुगर बोले जाते हैं। एग्जाम्पल भी मेंशन किए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आपके टेस्ट में मीठे होते हैं। आई थिंक अगर आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा। स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज तो किसी ने नहीं किया होगा, बट स्टार्च कर सकते हैं। जो आपका पोटैटो होता है उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, उसको चाहें तो आप
एक्सट्रैक्ट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्च भी आपका टेस्ट में मीठा नहीं होता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जो कि नॉन शुगर के थे और शुगर के थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इन कीटोन्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू सिंपल यूनिट्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक आपका होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। शुगर आपके वो होते हैं जो टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, और जो आपके टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, जिनका टेस्ट स्वीटलेस होता है, उन्हें आप नॉन शुगर बोलते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल भी आपको मेंशन किए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट था। अब हम जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस है। जिस हाइड्रोलिसिस की हम चर्चा कर रहे थे डेफिनेशन टर्म में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला आपका है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा आपका है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा आपका है पॉलीसैकेराइड्स। तो ये 3 आपके हैं मेजर क्लासेस। अब इनमें अगर हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं तो हमें ये मिलता है, जो देखिए जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं आपके वो बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इतने सिंपल होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री में आप एटम पढ़ते हैं, सबसे फंडामेंटल है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो भी आपके क्या हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। और यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं उनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम यहाँ पर ऊपर बात कर रहे थे, ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, यूनिट्स देते हैं। बट जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फंडामेंटल होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, राइबोज है। ये आपके ऐसे हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स हैं और इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या है, ये आपके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इसमें 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स तक मोनोसैकेराइड्स आते हैं। जब इनका हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, या कह सकते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये हाइड्रोलिसिस के बाद में 2 से 2 to 10 मॉलिक्यूल्स आप मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है। या 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आपका फर्स्ट है डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है ये ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद में 2 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डाइसैकेराइड्स का मतलब है, डाई मीन्स होता है 2, ठीक है। तो ये जो डाइसैकेराइड्स हैं वो आपके 2 मॉलिक्यूल देंगे, किसके, मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। कब देंगे, जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। दूसरा आपका है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का मतलब यहाँ पर ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। तो जैसे ऊपर डाई में हमने बताया था कि हाइड्रोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैकेराइड्स के, ये जो ट्राइसैकेराइड है ये 3 मॉलिक्यूल देगा। इसके कौन कौन से मॉलिक्यूल देगा जब इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ इनको डिस्कस करेंगे। अभी केवल जानकारी के लिए इनको ध्यान रखना है। ट्राइसैकेराइड्स आपके वो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद में 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा, टेट्रासैकेराइड्स जो आपके हैं वो 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे टेट्रा मीन्स होता है 4, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही टेट्रा सैकेराइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपका प्रिपेयर हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड टाइप का आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब है यहाँ पर ये आपके ऐसे सैकेराइड्स हैं जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या था, 2 to 10 देता है, वो आपका हाइड्रोलाइज नहीं होता है, यह आपका 10 से ज़्यादा देता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उसमें आपका स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद में 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है कि जैसे भी जो हम क्लासिफिकेशन किए थे शुगर एंड नॉन शुगर के बेसिस पर, सॉरी स्वीटनेस के बेसिस पर या टेस्ट के बेसिस पर, तो यहाँ पर एक हमने बताया था शुगर होता है, दूसरा आपका नॉन शुगर हो सकता है। तो अगर हम इनमें जानना चाहें कि शुगर है या नॉन शुगर है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स एंड जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये आपके कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो इनको शुगर बोल सकते हैं। ये आपका जो पॉलीसैकेराइड है ये आपके नॉन शुगर होते हैं क्योंकि ये आपके टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, स्वीट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट मेंशन किया है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट
एंड हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। तो आई थिंक ये जो आपके क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है इनसे बहुत सारे आते हैं, तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो थर्ड क्लासिफिकेशन है शुगर्स का, शुगर भी आपकी दो टाइप की होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं, एक तो आपका टॉलरेंट रीजेंट और दूसरा आपका फेलिंग सोल्यूशन। ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन या जो आपका फेलिंग सोल्यूशन या फिर टॉलरेंट रीजेंट दोनों को रिड्यूस कर देते हों या दोनों से रिएक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट देते हों, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलरेंट रीजेंट्स एंड फेलिंग सोल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। अब बात आती है कि कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जो आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो टॉलरेंट या फेलिंग से रिएक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम उससे पहले इसको पूरा डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। देखते हैं यहाँ पे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो चाहे आपका एल्डिहाइड का हो या फिर आपका कीटोन हो, सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि वो टॉलरेंट एंड फेलिंग से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसमें आपको विद एग्जाम्पल लर्न रखना है। देख सकते हैं आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये आपके मोनोसैकेराइड्स हैं जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि ये आपके टॉलरेंट या फेलिंग सोल्यूशन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, यानी उससे रिएक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जांपल हैं सेलोबाइस एंड लैक्टोज माल्टोज। ये आपके ऐसे सैकेराइड्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइसैकेराइड्स हैं, ये आपके दो मॉलिक्यूल देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, ये भी आपके रिड्यूसिंग शुगर में। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि डाइसैकेराइड्स आपके सारे ऐसे नहीं होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर के नेचर के हों या रिड्यूसिंग नेचर के हों। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ आपके ऐसे भी डाइसैकेराइड्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, ठीक है, जो नीचे हमने मेंशन किया है। जैसे आपका सुक्रोज है, सुक्रोज भी आपका डाइसैकेराइड होता है बट वो आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है क्योंकि वो टॉलरेंट और फेलिंग से रिएक्शन नहीं करता है, उसे रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दें। बट ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये आप एकदम कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका एक जो डाइसैकेराइड वाला पॉइंट है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसको ध्यान रखिएगा। सुक्रोज आपका ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। बाकी इसके अलावा जो हैं सेलोबाइस, लैक्टोज, माल्टोज, ये आपके ऐसे डाइसैकेराइड्स हैं जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये आपके टॉलरेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो अभी मैं बता रहा था कि लास्ट में डिस्कस करूँगा कि ये जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं या रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके, उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है। अभी जब इसको हम फर्दर एक एक क्लास को लेकर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से फ्री है या फिर नहीं है, या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपका हार्वर्थ फॉर्मूला बनता है उसमें कैसे क्या होता है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल हम एकदम छोटी सी बात दिमाग में अपने डाल लेते हैं कि ये आपका जो रिड्यूसिंग नेचर है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर है, ये क्यों होता है। तो अभी हम केवल रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है उनके स्ट्रक्चर में, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो आपके टॉलरेंट या फेलिंग सोल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है नीचे नोट, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन या फिर मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सेकेंड आपका है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी का जस्ट अपोजिट है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस्ड टॉलरेंट रीजेंट, ठीक है, एंड फेलिंग सोल्यूशन, जो आपके फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंट रीजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं, वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, सुक्रोज, केन शुगर वाला जो सुक्रोज है, ट्राईहेलोज, ये आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपके डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ भी डाइसैकेराइड्स हमने कुछ आपको बताए थे, और यहाँ भी डाइसैकेराइड्स हैं। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स का केस थोड़ा सा सेंसिटिव है। क्या है कि कुछ आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कुछ आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ के आता है मल्टीपल चॉइसेस में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका ट्री हेलोज जो है आपका वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है स्टार्च एंड सेलुलोज, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के हैं, ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको कि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आपका होता था स्ट्रक्चर में, इस वजह से वो रिड्यूस कर देते थे टॉलेंट और फेलिंग सोल्यूशन को। बट यहाँ पर उनके पास में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो टॉलेंट या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, और इनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, या इस तरह से नहीं तो दूसरे वर्ड्स में कुछ दूसरे फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले हम अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें सबसे पहला आपका मोनोसैकेराइड्स था, तो अब हम जानेंगे मोनोसैकेराइड्स की को डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए मोनोसैकेराइड्स में मैं आपको बताया था कि ये आपके सिंपल सैकेराइड्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, या जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो फंडामेंटल होते हैं या सिंपल होते हैं। तो इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या एविडेंसेस हैं। तो देखिए ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर सजेस्ट किए गए हैं, एक आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके सपोर्ट में जो आपके एविडेंस थे वो क्या क्या हैं, उनको पहले हम जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, यहाँ पर NaHSO3 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज आपका है वो सिर्फ रीजेंट के साथ में टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, जबकि उसमें एल्डिहाइड है, और सारे एल्डिहाइड आपके लगभग देते हैं सिर्फ टेस्ट, बट वो नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया। दूसरा ये रीज़न था कि जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड है उससे अगर रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज को, तो वो आपका हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन बाइसल्फाइड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाइसल्फाइड जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो नहीं बनाता है, जबकि जितने भी आपके एल्डिहाइड कीटोन हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं वो सब के सब बाइसल्फाइड प्रोडक्ट आपके बनाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड के साथ। तो यानी कि यहाँ पर देखिए सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है। पहले आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ही था। नेक्स्ट आपका है पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब इसको एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं एथिल एसीटेट से, तो ये पेंटा एसीटेट बनाता है, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनाता है, जो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता है। जबकि जो भी आपके एल्डिहाइड होते हैं अगर उनका आप एसीटेट में कन्वर्जन करते हैं तो उनका जो एसीटेट है वो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सिम बना लेता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि उसमें आपका फ्री एल्डिहाइड नहीं है, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में उसका एल्डिहाइड नहीं है, यानी कि वो स्ट्रक्चर आपका ओपन चेन नहीं है। तो इस वजह से आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया जाता है। थर्ड आपका है ग्लूकोज फाउंड टू बी एक्सिस्ड इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक आपका अल्फा होता है, दूसरा आपका बीटा होता है, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूफ नहीं किया सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रखे हैं, सॉरी ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लूकोज का। अब इसमें होता क्या है समझ लीजिए, ये जो आपका कार्बन है C1 एंड C5, इन पर क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ जो हाइड्रोजन है आपका ये पहले ब्रेक होता है और ये आपका जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है
इसकी वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाती है। यानी कि देख सकते हैं, एक तो ये इस तरह से बन सकता है, ठीक है, ये एक आपका इस तरह से बन सकता है जिसमें आपका OH लेफ्ट हो, यहाँ इसको हम सर्किल किए दे रहे हैं क्योंकि इसका भी बहुत काम आने वाला है, लेफ्ट हो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाता है और ये आपकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो एक आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ये आपका ऑक्सी बॉन्ड एक बन गया है ऑक्सीजन के साथ में। तो ये आपका एक बॉन्ड बन जाता है, कहाँ कहाँ बनता है, C1 एंड C5 से, देख सकते हैं C6 यहाँ पर है, काउंटिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे क्योंकि आपका एल्डिहाइड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो C1 एंड C5 के बीच में एक ऑक्सी रिंग बन जाती है जिससे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि OH इस तरफ हो, H इस तरफ हो, देख सकते हैं यहाँ पर ये दो आपके कार्बन हैं, इन्हीं में डिफरेंट हैं ये दोनों स्ट्रक्चर। तो यहाँ ये जो कार्बन आपका होता है इसको हम स्टार किए दे रहे हैं, स्टार मार्क किए दे रहे हैं, इसको हम एनोमर कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए अगर आपका OH ग्रुप जो है वो राइट है, ठीक है, OH ग्रुप अगर स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, अगर राइट है तो उसे हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ध्यान रखिएगा। ये आपका अल्फा कब होगा, जब OH ग्रुप राइट साइड पे होगा। C1 पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये C1 है आपका, ठीक है, यहाँ ये C1 है और C5 के बीच में आपका ये बॉन्ड बनता है, ये आपका C5 है, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना है। C5, C1, C5, तो यहाँ पर जो C1 कार्बन है इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे, बीटा कैसे डिसाइड, तो ये आपका जो OH ग्रुप है अगर राइट पे है, देखिए यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे, ये राइट पे है, राइट पे इसका मतलब अल्फा होगा, और अगर ये आपका लेफ्ट आ जाता है OH तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके सपोर्टिंग जो आपके एविडेंस हैं उनसे मल्टीपल चॉइस में, शॉर्ट आंसर टाइप के या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनके लिए इस चीज़ को लर्न रखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर जो हम अभी बात कर रहे थे एनोमेरिक कार्बन की, तो इसमें जो आपके साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपकी रिंग बन रही है इसे हेमी एसिटल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच हो रहा है तो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों आपके डिफरेंट होते हैं केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे OH ग्रुप आपका डिफरेंट है C1 पे, इसका ये राइट लेफ्ट है, ठीक है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में C1, इसमें जो आपका C1 का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें OH लेफ्ट है, इसमें OH राइट है, तो ये डिफरेंट हैं कॉन्फ़िगरेशन। और जब ऐसा होता है किसी कार्बोहाइड्रेट में तो ये आपका जो जिस कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन उसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर हम एक मेंशन किए दे रहे हैं, ये आपका जो कार्बन है इसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। अभी हम बहुत सारी चीज़ें इस कार्बन से डिटेल निकालने वाले हैं, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन आपका एनोमेरिक हो जाएगा, देख, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, चाहे तो यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपका जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है पायरानोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर जो आपके हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे उनको ओपन चेन से हमने साइक्लिक में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनको पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए जो आपकी स्ट्रक्चर हैं ये पायरॉन एक रिंग होती है, ये आपका पायरॉन है, ठीक है, तो इससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं इसलिए इनको पायरानोज स्ट्रक्चर बोला गया है। अब इसमें देखिए इनको बनाते कैसे हैं, कार्बन की काउंटिंग आप कैसे करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एल्डिहाइड होता है तो इससे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 6 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर ये जो आपका OH लिखा हुआ है, ये जो आपका OH है
ये डाउन द ग्रुप है, ठीक है, डाउन द रिंग है, यहाँ पर इसको हम सर्किल किए दे रहे हैं। ये आपका OH और ये CH2OH, ये दोनों ग्रुप देखे जाते हैं कि रिंग से किस पोजीशन में है। देखिए ये आपका जो CH2OH है ये एबव द रिंग है और ये आपका बिलो द रिंग है। जब दोनों आपके CH2OH एंड OH अपोजिट साइड होते हैं, या कह सकते हैं ये बिलो द रिंग होता है, ये हमेशा एबव द रिंग ही रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपकी पोजीशन है ये फ्लिप होती है, ये डाउन द रिंग एबव द रिंग इस तरह से होता रहता है। तो ये जब OH ग्रुप आपका डाउन द रिंग होता है यहाँ पर C1 कार्बन पे, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको अगर ये पायरानोज स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में आप बोलें इसे, तो यहाँ बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, ये आपका हो जाएगा। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। पायरानोज स्ट्रक्चर की वजह से इसको ग्लूको पायरानोज बोलते हैं। अल्फा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो C1 पे आपका ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस पे जो OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, ये डाउन द रिंग है, नीचे की तरफ है। इसमें आते हैं, यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं कार्बन की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका कार्बन हो गया टोटल 6। अब इसमें जो आपका OH एंड CH2OH है, जो आपके बेस ग्रुप्स हैं, जिनके बेसिस पर आप अल्फ़ा एंड बीटा डिसाइड करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों सेम साइड हैं, देख रहे होंगे आप। CH2OH भी एबव द रिंग है और OH यहाँ पर जो C1 कार्बन पे है वो भी आपका एबव द रिंग है। तो यहाँ पर दोनों आपके सेम साइड हैं, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा, इसको लिख सकते हैं बीटा डी ग्लूको पायरानोज, ये इसका नेम हो जाएगा। यहाँ चाहें तो बीटा डी ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पायरानोज हमने इसलिए जोड़ा है कि आप पायरानोज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये बनाना बहुत आसान है, इसकी एक ट्रिक भी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ये जो साइक्लिक रिंग है वो जो वहाँ पर हमने बना के दिखाई थी, वही वाली रिंग है आपकी। यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग आपको बनानी है पायरॉन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है इसको आप भूल जाइए, इसमें तो अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले डाउन द रिंग होगा एक OH, फिर एबव द रिंग होगा, फिर एक डाउन द रिंग होगा, और फिर आपका CH2OH एबव द रिंग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप थोड़ा सा आसानी से इनको बना सकेंगे और रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये देखिए दोनों आपके स्ट्रक्चर हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं तब जब आपका OH डाउन द रिंग होता है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज तब बोलेंगे जब ये एबव द रिंग होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज के, आप सोच रहे होंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे हो जाएंगे जब यहाँ पर एल्डिहाइड फ्री ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए ये बन जाता है, देन उसके बाद में फिर से वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जितने समय के लिए, उतने समय के लिए वो टॉलन या फेलिंग रीजेंट से रिएक्शन कर लेता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज हैं, अभी फ्रक्टोज हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ग्लूकोज जो आपका है ये एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। यहाँ पर अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया था कि आपके जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसमें फ्री एल्डिहाइड होता है, बट यहाँ पर आपका फ्री एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आपको दिया जाए, आपको पूछा जाए आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो आपका कौन सा स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग शुगर का है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, OH को चेक करिए, C1 पर OH है या नहीं है। अगर OH आपका फ्री है देन तभी आपका वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर वो फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में चला जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके होम एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग नेचर चेक करने के लिए आपको ये C1 पे देखना है कि OH अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये इंगेज है किसी लिंकेज में तो आपका वो स्ट्रक्चर जो है रिड्यूसिंग शुगर में नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए मैटर के साथ में।